नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन के एक तरीके से कह लीजिए शुभचिंतक हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं आनंद चक्रवर्ती। मैं बाम से मैं काम करता था, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। जी। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मैं एक समाज को मैं जागरूक करने का मैं काम कर रहा हूँ। आपने कहा समाज को मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। जी। जैसा कि इस समय देख लीजिए कि हर जगह बहुत ज्यादा करप्शन है, हर जगह मतलब घुसखोरी है। कहीं भी जाइए, थाने पर, तहसील में, मतलब किसी भी विभाग में जाइए, हर तरीके से एकदम सिस्टम करप्ट चल रहा है। जी। आप ऐसे में कैसे जो है इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? सर, सबसे बड़ी चीज है व्यवस्था परिवर्तन करना। सबसे बड़ी चीज यही है। कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? और जब हम लोगों को जागरूक करेंगे और जब लोगों को हम बताएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को जागरूक करके उनको हम जन आंदोलन के रूप में हम सड़कों पर उतारने का काम करने वाले हैं इस समय। नहीं, आपने कहा कि जागरूक करेंगे। जी। आपको क्यों लगता है कि लोग जागरूक नहीं है? जागरूक इसलिए नहीं क्योंकि एक वो होता है ना कि लोगों के अंदर एक बुद्धि आ गई है कि बस हम, ऐसे आपने करप्शन की आपने बात किया, तो करप्शन में ये भी होता है, जैसे आपने बोला कि आप चौकी में जाइए तो चौकी में जो पक्ष वाला जो पैसा अगर नहीं दिया तो काम नहीं होगा। विपक्ष की चाहे इतनी बड़ी सबसे बड़ी गलती हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, पैसा दोनों तरफ से लिया जा रहा है। चाहे वो आप किसी भी जगह चले जाइए, पैसा के बिना कोई काम नहीं चल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि हमारे समाज में जागरूकता नहीं। आपने कहा कि चौकी थाने पर जाइए। जी जी जी। तो पक्ष और विपक्ष दोनों से पैसा लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है। जी। मतलब एक तरीके से आप थाने को इंगित कर रहे हैं, घेर रहे हैं थाने को भी घेर रहा हूँ। आप चले जाइए, क्या कोर्ट चले जाइए, वहां पे मैं घेर रहा हूँ। आप डॉक्टर पास चले जाइए, वहां पे मैं घेर रहा हूँ। हर जगह में घेर रहा हूँ। कमजोर आदमी है जी, कोई कमजोर आदमी है तो कमजोर आदमी से देख लेते हैं पहले कहाँ पैसा लेना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, वो सिस्टम पहले से हो जाता है। जब हर जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न है, अब ऐसे में आप कैसे जागरूक करेंगे? क्योंकि आप अकेले हैं, सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है, आप कैसे जागरूक करेंगे? बिल्कुल सर, हमारे साथ संगठन है। कौन सा संगठन आपके साथ? मेरे साथ बामसेफ संगठन है जी। बामसेफ संगठन है जी। हम लोग संगठन के द्वारा हम लोग इतना तो हम लोग जागरूक कर ही सकते हैं, ठीक है, कम से कम अपने हक और अधिकार को, ठीक है, हम लोग जान सके। दूसरी चीज, संवैधानिक हक से हम लोग लड़ाई लड़ सके, ठीक है, क्योंकि इस समय जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, ठीक है, वो संविधान के बारे में जानते हैं, ठीक है। बाकी और भी जो लोग हैं वो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। इसका वो लोग नाजायज फायदा उठा के इस तरीके से लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा वो है। आपने बावन मेश्राम साहब का नाम लिया। जी जी। बावन मेश्राम साहब हमेशा मतलब वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए, जबकि वर्तमान समय में देखा जाए तो एक बागेश्वर बाबा जी जो हैं जी, वो पदयात्रा कर रहे हैं इसलिए कि देश हमारा हिंदू राष्ट्र बने। इस पर क्या कहना है? मेरा ये कहने का मतलब है, बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर धाम का जो आपने नाम लिया, उनकी पदयात्रा को ये भी हर जो नेशनल मीडिया है वो उनको दिखाती है, ठीक है। बावन मेश्राम साहब की रैली क्यों नहीं दिखाया जाता है टीवी पे? क्योंकि सबसे बड़ी रैली बावन मेश्राम साहब करते हैं जी। अब कोई भी न्यूज वाला बावन मेश्राम साहब का नाम लेने से डरता है? क्यों डरता है भाई? उनकी भी रैली दिखाना चाहिए ना जी। और आज तक ऐतिहासिक में अभी एक रैली हुई थी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, अभी 9 अक्टूबर को रैली हुई थी। उससे पहले साहब ने भी एक रैली की थी, रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरने का काम, ठीक है, बावन मेश्राम साहब ने किया था। आपने कहा कि नेशनल मीडिया आपको कवर नहीं करती। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण है जिससे आपको जो है? क्योंकि मामला ये है कि अगर वो कवर कर लेगी, ठीक है, तो इंसान फेमस हो जाएगा जी, ठीक है। और इस प्रेजेंट टाइम में कि हर जो नेशनल मीडिया को हर एक आदमी रोक रहा है जी। नेशनल मीडिया को, क्योंकि आज की डेट में मैं बता दूं कि नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता पर काम करती है केवल। हाँ, वो उस इंसान को ही दिखाती है। प्रेजेंट टाइम में नेशनल मीडिया को हम ये चीज बोल सकते हैं कि वो केवल बीजेपी के रूप में काम करती है जी। हाँ, जितने भी देश के लोग हैं जी जी,
अधिकतर लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन बावन मेश्राम साहब हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ऐसा क्यों? बावन मेश्राम साहब ने एक शब्द बोला था क्या कि अगर जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं जी, ठीक है, वो साबित कर दे अगर SC ST OBC माइनॉरिटी अगर हिंदू है, SC ST OBC अगर हिंदू है तो मैं 1 करोड़ रुपए में दूंगा। आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है, आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है। SC ST OBC हिंदू है ही नहीं। ये कैसे? ये कैसे कि हिंदू नहीं हो? हिंदू नहीं है कैसे नहीं? हमारा ये कहने का मतलब है आप अपने को हिंदू मान रहे हैं कि नहीं मान? नहीं, हिंदू नहीं हूँ मैं भारतीय हूँ। और मैं दूसरी चीज जो 4 चरण जो बना हुआ है ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ठीक है, मैं उससे मैं विश्वास में करता हूँ ठीक है। और ये बनाने वाले साहब लोग ठीक है। किसने बनाया है? किसने बनाया है? जो ये ब्राह्मण धर्म के लोगों ने बनाया है। तो आप कह रहे हैं कि इसको हम मान रहे हैं? तो भाई इस समय सब लोग मान रहे हैं तो हम भी मानते हैं भाई, वही तो हम फंस जाते हैं। तो लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो मैं कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मैं संविधान को मानने वाला मैं आदमी हूँ। तो जाहिर सी बात है इस समय जो लोग मान रहे हैं, मैं तो अपने आप को मैं हिंदू नहीं मानता हूँ। प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए सही बात है तो मैं शूद्र हूँ। हाँ, अब हिंदू नहीं है, आप शूद्र हैं जी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अपने हिंदू नहीं हो? मैं हिंदू नहीं हूँ। तो ऐसा मतलब कोई कारण है कि अपने आप से स्वयं से जो है कैसे ये स्थिति पैदा हुई कि आप अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे हैं, बाकी लोग हिंदू मान रहे हैं? क्योंकि जब आप कहीं प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें तो हिंदू ही लिखा जाता है। भाई जब मैंने बोला कि ये जब बहुत पुराने जमानों से चली आ रही है तो क्या कर सकते हैं भाई। वो तो इस समय केंद्र में कुछ भी नहीं है। केंद्र में एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, ये दो लोग की सरकार हमेशा बनती ठीक है। तो जैसा जो चल रहा है वैसा हो रहा है। जैसे आपने कहा कि जैसा चल रहा है ऐसा हो रहा है। लोग आपसे जयराम भी करते होंगे, बिल्कुल, नमस्कार भी करते होंगे, करते हैं, जय सीताराम भी करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तो लेकिन आपसे जब कोई जयराम करता होगा तब आप क्या जवाब देते हैं? कोई जवाब नहीं देते, हम ऐसा हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ भैया ठीक। तो आप राम का नाम क्यों लेने से बच रहे हैं? मैं सुनिए, हमारी बात सुनिए, मैं किसी के नाम से और किसी के उससे कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन जो मेरे अंतरात्मा है, अगर जो है सामने वाले को जो समझ में आ रहा है वो बोलता है, मुझे जो समझ में आता है वो बोलता हूँ। अब आपने बहुजन की बात करी, बहुजन समाज देख रहे हैं कि किस तरह से दबा कुचला है। राजनीति में भी लगभग दबा कुचला ही है। अगर कहीं नाम भी लिया जाता है तो उसको इसलिए आगे रखा जाता है ताकि उसकी जाति का वोट मिले। ऐसे में कैसे उसको जो है जो राजनीतिक समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, राजनीतिक समस्या जो है प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो, और बहुजन को अगर लेते हैं तो बहुजन में अगर देखा है तो SC ST OBC लोग आते हैं। लेकिन अगर जहां बहुजन की अगर बात आती है तो वहां पे सिर्फ दलितों को क्यों गिना जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। बहुजन में अगर देखा जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी अगर मिलाकर देखा जाए तो 85% है, बहुजन वो हुआ। लेकिन ऐसा वो मोबिलाइजेशन कर दिया गया, ऐसा लोग को भर दिया गया है कि लोग इस चीज को समझते हैं कि बहुजन मतलब दलित। लेकिन बहुजन मतलब दलित नहीं है। बहुजन मतलब ये होता है SC ST OBC माइनॉरिटी, ये 85% जो लोग हैं वो बहुजन है। बावन मेश्राम साहब हमेशा जो है EVM का विरोध करते हैं, जबकि जो वर्तमान समय की जो सरकार है वो EVM का विरोध नहीं करती। ऐसा क्यों? बावन मेश्राम से पहले सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी विरोध किया था। रथ यात्रा निकाल रहे थे 2009 में ही रथ यात्रा निकाल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। 9 अक्टूबर 2013 को बयान भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि 8 अक्टूबर 2013 को आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसमें ये भी बयान आया हुआ था कि EVM मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो 2014 में जब EVM मशीन हैक करके उन्होंने जीता तो सबसे पहला विरोध इस पूरे भारत में बावन मेश्राम साहब ने किया था और उसकी रैली में भी था। मैं आज भी हूँ, हर जगह में जाता हूँ वहां पे। वर्तमान समय में बिहार में चुनाव चल रहा है, हर तरफ जोर शोर से इसी बात की चर्चा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मुझे ऐसा लगता है कि EVM अगर है तो बीजेपी की सरकार बनेगी।
ईवीएम अगर नहीं है तो तेजस्वी यादव सरकार बनेगी। और पूरे भारत में पहली बार एक कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहा है, उसके से पूरा भारत बिहार पे फोकस ज्यादा कर रहा है। उसका नाम है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के वजह से पहली बार उत्तर प्रदेश के लोग और अन्य राज्य के लोग बिहार को जान गए। आज तक कोई नहीं जानता था। लेकिन अगर ईवीएम अगर है, ईवीएम में अभी भी धांधली हो रही है। अगर ईवीएम में धांधली हुई तो सरकार बनेगी बीजेपी की, अगर धांधली नहीं हो तेजस्वी बनेगी। ठीक है, तो अगर यही सब अगर करना भी जल्दी ही पर्ची मिली है और धांधली स्टार्ट है, क्या कहा जा सकता है किसकी सरकार बनेगी। और अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो 2027 में योगी की सरकार 100% बन जाएगी। हाँ, ये भी है उत्तर प्रदेश में। अब बिहार की बात तो की है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बताइए आप किस दल को या किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं अभी तक किसी पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सामाजिक संगठन से मैं काम करने वाला आदमी हूँ। मैं उस पार्टी को मैं समर्थन करूंगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो भाजपा कह रही है कि हम भी दे रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। हर एक चीज प्राइवेटाइजेशन, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम चल रहा है प्राइवेटाइजेशन में। 12 घंटे लोग काम कर रहे हैं, 10,000 पा रहे हैं। नाजायज परेशान किया जा रहा है लोग को। 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस चल रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, फर्जी केस करवाते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि सरकार से टाइप है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो रोजगार देते हैं, वो रोजगार नहीं देते हैं। आपने 108 की बात करी। 108 अखिलेश यादव की देन, जो आज भी लोगों को राहत पहुंचा रही है। कहीं भी किसी को कोई असुविधा होती है, कोई फोन करता है, पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसी ही कोई योजना बताइए जो वर्तमान सरकार ने लागू की हो। कोई नहीं लागू किया, ये तो अखिलेश यादव ने लागू किया। 112 लागू किया, 108 लागू किया, 102 चल रही है। लेकिन उसका नाजायज फायदा इसमें बीजेपी सरकार उठा रही है। वो कैसे? फर्जी केस हो रहे सर। आदमी मर रहा है, टारगेट दिया जा रहा है कि नहीं हमको आज इस दिन में इतना केस चाहिए। वो बेचारे मरीज को छोड़ के अपना टारगेट पूरा करने चले पड़े हैं। आए दिन पेपर में नाम निकलता है कि हाँ एम्बुलेंस न पहुंचने की वजह से फलाने की मृत्यु हो गई। कोई आज तक उसमें कुछ किया? कोई भी एक्शन सरकार ने लिया? क्योंकि सरकार को उससे फायदा है। उससे क्या करते हैं हम लोग? फर्जी केस करते हैं सर। सुनिए क्या हुआ कि हमारा मित्र है, तो 10 बजे टाइमिंग था, तो मैं उससे मैं मिलने गया था। तो उसके बाद फोन आया है, कोई अधिकारी फोन किया यमी नाम का, आज मुझे 30 केस चाहिए। तो बोला सर कैसे होगा? कहीं मुझे नहीं पता, कैसे भी करूं। तो मैं उसकी मैंने वो देखा कि वो आशाओं से फोन करवा रहा था कि आशा जी प्लीज फोन लगा दीजिए, ये CUG नंबर आप बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत परेशान है। 15 आशाओं से फोन, और जो रियल केस जब आ रहा था तो गाड़ी बिजी बता रही थी। मैं उसके साथ में बैठा हुआ था। अखिलेश यादव कभी भी अगर सरकार में है तो जैसे वो गाड़ी निकाले हैं, तो इन सब जो कर्मचारी हैं इन सबको सबसे पहले परमानेंट करें और फर्जी केस पहले बंद करवाएं। फर्जी केस चल रहा, अभी भी चल रहा। टारगेट बेस पर सारा काम होता है और सैलरी टाइम से नहीं आती है। ये टारगेट देते हैं, इससे क्या डीजल पेट्रोल या किस तरह की चीजें क्या उससे लाभ निकालते हैं? वो तो सरकार देती होगी, लेकिन फर्जी केस कराते जो रियल केस जो बीच में आते हैं, वो गाड़ी बिजी रहती है तो वो बेचारे पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल, तो खत्म हो जाते हैं। चाहे वो रेफर हो जाते हैं, चाहे अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं। तो ऐसी गाड़ियों को लॉन्च करने से क्या फायदा है सर? मैं आपसे जानना मैं चाहता हूँ। तब तो ये तो समस्या का विषय है, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। जी। आपने ग्राउंड पर चीजें देखी भी? जी। कैसे, क्या उसमें क्या हुआ, कैसे खेल हुआ? ये समाजवादी हार गई, बसपा हार गई। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो अपना पेट भरने के लिए बहुत परेशान, बहराइच की। उनको इंसानों से नहीं वो। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि जातिवाद में बहुत ज्यादा है वो लोग। जातिवाद, फलाना दलित है नहीं काम होना चाहिए, फलाना यादव है नहीं काम होना चाहिए।
फलाना हमारे यहाँ ये काम नहीं किया था, नहीं होना चाहिए जी। एक नेता कभी चुन के इशारा आया लोकसभा में, रमेश गौतम मनकापुर से, उसको लोग बाहर ही घोषित कर दिए, लग रहा विदेशी है। अच्छा, रमेश गौतम जो समाजवादी पार्टी से, तो किन लोगों ने इनको ये यासर शाह है, रामहर्ष यादव है, जितने भी नेता लोग दिन रात लग के मतलब कि लोगों ने प्रचार किया, सब कुछ किया, ठीक है। वो और उन्होंने ये भी मन से बोला था कि अब तक कि हम अगर नहीं जीतेंगे तो हम जान दे देंगे। नहीं, तो जब इस तरह समाजवादी पार्टी के नेता घोषणा करते हैं, इसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं उन पर, तो ये गलत नहीं लग रहा आपको? देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है सर, देखिए आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, जो मुझे कान में सुनाई दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बात रियलिटी है। नहीं, उस समय क्या चल रहा था? लोग तो कह रहे थे कि रमेश गौतम जीत रहे, फिर जीतते कैसे हार गए? रमेश गौतम जीत रहे हैं और जीतने के बाद वो सेकंड पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। महसी से चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। अपने ही संगठन के लोग महसी से गठबंधन कर लेते हैं, कोई बात होती है। अपने संगठन के कौन लोग हैं जो समाजवादी संगठन के लोग थे जो महसी से गठबंधन कर लेते हैं? कौन? जिला उपाध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की, महामंत्री, कौन था? जितने सारे लोग थे वही लोग थे। वही लोग मतलब जैसे कि मंत्री साहब थे। क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री जी गठबंधन कर लेते हैं? बिल्कुल, गठबंधन हो जाता है वहां से। किससे? वो महसी से चुनाव हार जाता है, महसी में जो भी विधायक पार्टी सब लोग गठबंधन हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि जो महसी के विधायक हैं उनसे समाजवादी पार्टी के जो कैबिनेट पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गठबंधन हो गया। ये कोई बात होती है? आप एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने चुनाव। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे जो सुनाई दिया वो मैंने बताया। नहीं, आपको ये सुनाई दिया कि उन्होंने चुनाव हरवा दिया? बिल्कुल, मैं तो पूरा मैं इन लोगों को मैं बोलूंगा, और ये बहुत गलत बात है। जो आदमी चुनाव के लिए आपके पास आया हो, आपने उसका समर्थन प्योर रूप से अगर न किया तो ये बहुत गलत बात है। असफलता का अर्थ ये नहीं कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। आपने ये तो कह दिया कि हमारे काम में सुनने में आया, लेकिन रमेश गौतम जी ने आज तक इस तरह की कोई भी बयान नहीं बोलेंगे। जब उनको वहां पे आना है वो क्यों बोलेंगे? वो कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो ये चीज अखिलेश यादव ने भी बोला कि हमारे जुझारू कार्यकर्ता हमेशा समाज में जाने वाले कार्यकर्ता, वो क्यों बोलेंगे? वो बेचारे बोल ही नहीं सकते भाई। उनका पैसा खर्चा हुआ, उनका समय नष्ट हुआ, उनकी सारी चीजें जो है इधर उधर हुई भाई, तो उनको तो बोलना चाहिए ना कि हमारे रमेश गौतम जी के पास पैसा है, उनके पास दम था, उन्होंने खर्च किया, वो अभी भी सही इंसान को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारा क्या नियम लगी है, उनको पहचानने की जरूरत। उनको भी हम नसीहत देते हैं जी कि समझदारी अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है। जिसके पास जानकारी है उसके पास समझदारी नहीं है, और जिसके पास समझदारी है उसके पास जानकारी नहीं है, और जिसके पास जानकारी और समझदारी दोनों है वही असली लीडर कहलाता है जी। तो मैं रमेश गौतम को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जानकारी और समझदारी दोनों लेके आइए, यहाँ के चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीत जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ। जब समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम जी को प्रत्याशी बनाया, तो क्या जो लोकसभा बहराइच के जितने भी दलित वोटर थे, क्या सारे उनके साथ थे? कोई नहीं था उनके साथ। मोबिलाइजेशन हो गया, मूव कर दिया गया उन लोग को। मैं एक शब्द मैंने बोला आपसे बहुत अच्छे तरीके से, दलित वोटर साथ में थे, ठीक, और दलित वोटर साथ में थे, दलित वोटर उनको मदद भी किए। लास्ट टाइम पे उनका साथ दलित ही छोड़े। मैं अभी आपको मैं बता रहा हूं किसने मूव कर दिया। बाबा साहब ने एक शब्द तो बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। हाँ, बोला था। मुझे अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने सभा के दौरान कहा लोगों ने धोखा दिया है। 1961 में एक सभा के दौरान जी बिल्कुल, उन्होंने आगरा में बोला था जी। और रमेश गौतम जब यहाँ चुनाव जीत लड़ने आया तो रमेश गौतम को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं। कौन लोग पढ़े लिखे थे, कौन लोग जागरूक था? समझदार लोग थे साहब। वही समझदार लोग तो उन्हीं के पार्टी के संगठन के लोग थे। मैं डायरेक्टली मैं मुंह पे बोलता हूँ। नहीं तो अब अभी भी रमेश गौतम जी विधानसभा लड़ने की तैयारी में चल रहे हैं। अगर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अभी किसी ने कंफर्म बताया नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैसेज आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है भविष्य में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। पूर्व में वो चूंकि
विधायक भी रह चुके हैं, तो वो भविष्य में भी प्रयास करेंगे चुनाव लड़ने जीतने का। अब इस तरीके से आपको नहीं लगता कि बयानबाजी से उनके वोटरों पर या उनके नेताओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं सोशल वर्क में करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। सबसे पहले चीज़, पहले तो रमेश गौतम जी को ये सोचना चाहिए, मुझे चुनाव ऐसी जगह से लड़ना है और मीडिएटर ना बना के डायरेक्टली अगले साल से पहले जाके मिले और वहां से टिकट लेके आए और चुनाव जीत जाएंगे। उनको मैं मंत्र में दे रहा हूँ। हाँ, तो मीडिएटर कौन था उसमें? मीडिएटर यही कि राज्य मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री है तो उनके पास जाएंगे तो फलाने उनको फोन करवाएंगे। जिंदगी में अगर लाइफ में अगर सक्सेस अगर होना है तो डायरेक्टली मिलना सीखो, और डायरेक्टली जो मिलता है वही आदमी राज करता है। नहीं, आपने कहा कि वो डायरेक्टली मिलते तो राज करता है, लेकिन जैसे अब वो वहां रहने वाले हैं, फिर डायरेक्ट अगर लोकसभा में उतरते हैं, लोगों का डायरेक्ट परिचय नहीं है, तो किसी नेता का तो साथ लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने मंत्री जी का साथ किया तो अगर हम आपका अगर साथ अगर लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके हम दोनों कंधे भरोसे तो आप हमारा दोनों कंधा काट दे, ये अच्छी चीज नहीं है। किसने? मंत्री जी ने कंधा काटा? नहीं, मैं किसी का, ये अलग चीज है साहब। आप एक तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं, फिर बच भी रहे हैं। नहीं, मैं बच नहीं रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, किसी का साथ दो तो यहां से दो, नहीं देना है मत दो। अरे उन्होंने साथ देने की बात, आप साथ देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो लाखों पब्लिक के बीच में मंच से कहा था कि हम ये सीट जीत करके आपकी झोली में देंगे। उनको, मंत्री जी को पहले से पता था वो सीट नहीं जीत पाएंगे, इसलिए लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे। साहब पता है 69,000 शिक्षक हैं, आज तक 11 साल एक शब्द नहीं बोला। उन्हीं की सिस्टर थी एकदम का विरोध की, एक शब्द बंदे ने नहीं बोला। क्या बात करते हैं आप? सबसे पहले अगर कोई बहराइच अगर विरोध अगर करने वाला था ईवीएम का, उन्हीं की सिस्टर थी। उन्होंने विरोध किया था कि ईवीएम में धांधली हो रही है, और चीज न्यूज और पेपर सब चीज में आया था। एक शब्द बयानबाजी नहीं है। कभी उन्होंने दलितों के बीच में वो नहीं गए, कभी वो बंदा दलित के बीच में नहीं गया, कभी वो किसी फील्ड में नहीं गया। और बताइए, अपने लोग शादी वगैरह में हम भी जाते हैं भैया, शादी वगैरह हम भी चले जाते हैं, हम भी फोटो भी खिंचाना जानते हैं, हम भी रील बनाना जानते हैं। और कहिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कहिए तो इसी चैनल पे हमेशा रील भेजा करें, आप अपलोड करके नहीं दीजिएगा। मैंने आपसे एक शब्द बोला है, जानकारी और समझदारी में बहुत अंतर होता है जी। नहीं, मुझे एक नेता समझ में आता है यहाँ बहराइच में, कृष्ण कुमार ओझा। बंदे के अंदर कोई आरोप नहीं, सीधा बंदा है। और उस बंदे के रैली एक हुई थी, मुझे याद है, मुझे नहीं पता लोकसभा में की विधानसभा में हुई थी, इतनी भीड़ थी, चुनाव हार। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो बंदा अगर चुनाव हारा तो ईवीएम के वजह से हारा। मैं बोल सकता हूँ, दुनिया भले कुछ बोले कि फलाने का ये हो गया था। एक दिन में वोट जो होता है मूव नहीं होता, एक दिन में वोट मूव नहीं होता। कृष्ण कुमार ओझा जो विधायक जो साहब जो है, ठीक है, बहुत सज्जन आदमी है, और वो कहीं से भी अगर चुनाव में अब लड़ेंगे तो मैं उनको भी एक सुझाव देना चाहता हूँ कि केवल एक साम्राज्य को लेकर न चले, एक साम्राज्य को लेकर न चले, एक बिरादरी को लेकर न चले, सारे बिरादरी को भी ले चले। आपने भी कहा कि यासिर शाह कभी दलितों के बीच नहीं जाते, ऐसा क्यों? मुझे दिखा नहीं, जैसे आपने देख के बोला वैसे मैंने भी देख के मैंने बोल दिया। बहुत दलितों का हत्या हो, कभी यासिर शाह को मैंने जाते नहीं देखा। पीडीए का नेता है ना वो, पिछला दलित आदिवासी। तो हमें तो पहली बार लगा कि पी मतलब पंडित होता है। समाजवादी तो कहते हैं कि पी फॉर पिछड़ा भी होता है, पी फॉर पंडित भी होता है, ए फॉर आदिवासी भी होता है, ए फॉर आधी आबादी भी होता है। लेकिन ये देखने का नजरिया होता है कि आप कैसे देखते हैं उसको? मैं अखिलेश यादव जी के मैं समर्थन में मैं थोड़ा बहुत हूँ। अगर वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर अगर बात करेंगे, ठीक है, और एक जो होता है पारदर्शिता के अनुसार अगर वो बात करेंगे तो मैं उनके समर्थन में आ सकता हूँ। और वो आँख खोल के देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक काम करें, वो बहराइच में जितने भी समाजवादी के जितने भी यहाँ के जितने भी जो एक वो बनाए संगठन बनाए हुए हैं, ठीक है, सबकी कार्यकारिणी भंग करके नए लोगों को भर्ती करें।
देखिए चुनाव बहुत उछाल आ जाएगा। और मुझे पता 2027 का चुनाव जो है वो समाजवादी और बीजेपी के बीच है। लेकिन आप कह रहे हैं एक तरीके से संगठन महाराज के सही नहीं है, अब संगठन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और अगर संगठन में परिवर्तन नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा? कोई दिक्कत, वही होगा जो रमेश गौतम जी के साथ हुआ था, वही होगा, वही होगा। मीडिएटर बन के आदमी आएगा, चुनाव लड़ेगा, हरी मन से बोला जाएगा कि मैं ये कर दूंगा, वही हो जाएगा। ये चीजें सर। आप भविष्य में किस पार्टी को समर्थन करने वाले हैं? भविष्य मैं उस पार्टी को मैं समर्थन में करूंगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव से लेकर, ठीक है, बहन जी को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन लगा बैठा है। बीजेपी के भी लोग एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हैं। हाँ, मैं एक धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ योगी जी को। भरथापुर में एक नाव का एक मामला हुआ था, पलट गई थी, 3 लोग मर गए थे। योगी जी आए थे और उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर जैसे भी उनको जमीन कराओ। और मैंने भी पेपर में पढ़ा कि सिमराना में वो जमीन की नापी हो रही है, डीएम साहब खुद गए थे वहाँ पे, ठीक है, तो वो चल रहा है, हो सकता जल्दी हो जाए। साहब एक्शन बहुत जरूरी है, उनको मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। जो अच्छा काम करे धन्यवाद, बिल्कुल, जो अच्छा काम करेगा उसकी मैं तारीफ में करूंगा। लेकिन मैं ये भी मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी हर अच्छा काम करती ही नहीं है, लेकिन अच्छा काम करेगी तो मैं उसको धन्यवाद में ज्ञापन करूंगा। हाँ, वर्तमान समय में अच्छा काम को लेकर के आपने कहा, तो जो वर्तमान समय की स्थिति है, जी, हर जगह बहुत ज्यादा करप्शन, हर जगह बहुत ज्यादा, मतलब अगर थाने में प्रार्थना पत्र भी देने जाओ जी तो वहां पर भी नहीं, तो टारगेट बना हुआ है ना। एसपी एक्चुअली ऊपर से आदेश है, एसपी को आदेश है कि हमको इस चौकी से इतना चाहिए, हमको इस थाने से इतना चाहिए, हमको ऐसा वैसा चाहिए। तो आज पक्ष विपक्ष में कोई समझौता होता है, काम नहीं होता है। नहीं, तो ये जो ऊपर से आदेश आता है, कौन लोग आदेश करते हैं? सरकार किसकी है इस समय? भाजपा की सरकार है, आदेश वहीं से आता है। यानी ये जो चौकी में आप जाएंगे साहब, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपसे पैसा ले लिया है, चाहे बाईपास से पैसा ले लिया जाए, आपकी गलती उससे तो पैसा लिया ही जा रहा है। 31 तारीख जब आता है तो अच्छे लोग वहां पहुंच जाते हैं, मेन सीनियर साहब, अल्लाह भाई महीने कितना हुआ, वसूली चल रही। ऐसे में कैसे देश में परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, जन आंदोलन होना बहुत जरूरी है और सड़कों पर उतर के जन आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा देश तभी आजाद होगा, हमारा देश तभी मतलब कि एक नई दिशा में जाएगा जब सामाजिक आंदोलन और जन आंदोलन सड़कों पर उतर के होगा, तभी होगा, देखिएगा। और ये 2030 से पहले हो जाएगा, 2030 से पहले हो जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हमारे अखिलेश यादव साहब ने भी एक बात बोला था, ना मुझे ईवीएम को भरोसा है, ना मैं समर्थन करूंगा चाहे मैं 80 का 80 सीट जीत जाऊं, फिर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन एक आदमी सड़क पर नहीं उतारे आता। लोकसभा में उन्होंने बात कही, हाँ, जीतने के बाद उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला मैं जीत के आया और 80 की 80 सीट भी जीत जाता हूँ, फिर भी मैं ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने कहा था लोकसभा में, वो खिलाफ बोलेंगे लेकिन कभी सड़क पे नहीं उतारेंगे, चाहे पूरी सिटिया हार जाए। ये भी एक बात है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहन जी को डर ये है कि हम कुछ बोल देंगे सीबीआई लग जाएगी, उनको ये डर है। आप अपना नेता बसपा सुप्रीमो को मान रहे हैं कि नहीं? मैं अभी तक नेता में उस इंसान मैं उसको मानूंगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेगा, ठीक है। और आकाश आनंद को आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने देखा ना सर, एक बार रैली में उनका मैंने स्पीच मैंने सुना, बेबाक स्पीच, मेरे दूसरे कान से राम साहब आ गए, क्या लच्छेदार भाषण, बहुत मजा आया। और उन्होंने कुछ बोला, बड़ा अच्छा शब्द बोला, मुझे याद नहीं है, और तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया, मानते नहीं, सस्पेंड कर दिया बहन जी ने। अच्छा बोलने पर क्यों सस्पेंड कर दिया? आप सच बोलेंगे साहब तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुझे हो सकता है कि मुझे बहुत से धमकियां आ जाए आपके चैनल के माध्यमों से, फलाने को ये कर देंगे, मतलब वो कर देंगे।
अच्छा आप सच बोलेंगे, खेसारी लाल यादव बिहार में सच बोल रहा है तो सब लोग उसके खिलाफ हो गए। सनातनी और पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं कि बेधर्म हो गया है, वो राम का सपोर्ट नहीं कर रहा है। साहब वो शिक्षा रोजगार वगैरह वो बात कर रहा है, ठीक है, तो वो बेकार इंसान है। तो वैसे इधर भी है, अगर आप सही बात अगर बोलेंगे तो साहब आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अब 9 अक्टूबर को रही थी, आकाश आनंद जब पढ़ के बोलने लगा तो हम समझ गए ये लीडर नहीं है, ये रीडर है, रटाया जा रहा है। हाँ, ये लीडर नहीं है, ये रीडर हो चुका है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।